नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। पूर्वांचल में आतंक का पर्याय कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। गुरुवार शाम तबीयत खराब होने के बाद बांदा जेल से मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज लाया गया। वहां पर डॉक्टरों ने मुख्तार अंसारी को मृत घोषित कर दिया। मुख्तार अंसारी के ऊपर 65 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। इनमें से कुछ मुकदमों में उसे सजा भी हो गई थी। एक समय था जब पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी के नाम से लोगों के बीच डर और दहशत का माहौल था। उसे कई बार राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त हुआ था। अब उसकी मौत के बाद जो सियासत है वो शुरू हो गई है। आज के संडे स्पेशल में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि मुख्तार अंसारी आखिर था कौन और कैसे उसके नाम से पूर्वांचल में लोगों के बीच में डर और दहशत का माहौल था। हम आपको ये भी बताएंगे कि क्यों अब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जो सियासत है वो शुरू हो गई है। कहते हैं इंसान जब दुनिया से रुखसत होता है तो शांति उसके साथ होती है, लेकिन मुख्तार अंसारी के नसीब में शायद अमन था ही नहीं। जब मुख्तार अंसारी जिंदा था तब भीड़ और भगदड़ के दम पर उसके खौफ और जुर्रतों का साम्राज्य चलता था। जब वो दफन होने गया तो भी भीड़ और भगदड़ का कोहराम रहा। मुख्तार अंसारी की 28 मार्च की रात हार्ट अटैक से मौत होने के बाद पूरे प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई थी। मुख्तार की मौत के बाद किसी भी आशंका से निपटने के लिए शासन और प्रशासन डटा हुआ था, लेकिन मुख्तार के जनाजे में शामिल होने जब हुजूम आया तो नियम भी टूटे और कानून भी। ये भीड़ जुटी तो जनाजे में थी, लेकिन तब्दील हो गई शक्ति प्रदर्शन में। धक्का मुक्की हुई, पुलिस से झड़प भी हुई। देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, आचार संहिता लगी हुई है, उसके बावजूद नारेबाजी हुई। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी तो गाजीपुर की डीएम से ही भिड़ गए। कुछ भी हो, हम हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। शांति व्यवस्था बनाकर रखें और जिन लोगों ने हुड़दंग करने का प्रयास किया है सभी की वीडियोग्राफी हुई है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिनके द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करके किसी तरह की नारेबाजी की गई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बाकी सब शांतिपूर्ण हो गया। जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। हम हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। गाजीपुर से लेकर मऊ और बाकी इलाकों में अंसारी परिवार की हनक का एक छोटा सबूत है, और अंसारी परिवार में इस हनक की ताकत था मुख्तार अंसारी, जो एक बेहद रसूखदार परिवार से था। राजनीतिक तौर पर अंसारी परिवार मुख्तार के पिता के जन्म से पहले ही सियासी तौर पर बेहद मजबूत था। उसके दादा और नाना नानी गिरामी शख्सियतें थीं। मुख्तार अंसारी के दादा का नाम मुख्तार अहमद अंसारी था और वो 1926 से 27 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जबकि उसके नाना महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान थे, जो पाकिस्तान से जंग में शहीद हुए थे। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार के चाचा लगते हैं। करीब 6.5 फीट लंबे मुख्तार अंसारी को अपने दादा नाना की शख्सियत से ज्यादा माफियागिरी रास आई, लेकिन कई मायनों में मुख्तार अंसारी ने अपने दादा के स्टाइल को कॉपी किया। वो उन्हीं की तरह रौबदार मूछें रखता था, उसका डील डोल भी दादा की तरह लंबा चौड़ा था। मुख्तार अंसारी अपने दादा की तरह ही सियासत में आया, लेकिन रास्ते जुदा थे। दादा ने जहां गांधी और अहिंसा को अपनाया, वहीं मुख्तार अंसारी ने आतंक और बंदूक को। रौबदार मूछें, आंखों पर चश्मा, गले में सफेद अंगोछा, सफेद कुर्ता पैजामा। हजारों की भीड़ में अलग नजर आने वाले मुख्तार की शख्सियत की कई पहचान थी। सियासी मैदान में वो लगातार 5 बार विधायक बनने वाला मंझा हुआ राजनेता लगता था। पुलिस रिकॉर्ड्स में वो दुर्दांत अपराधी था, एक ऐसा माफिया जिसने बंदूक और दहशत के दम पर अपनी बादशाहत कायम की थी, और उसकी नेता वाली शख्सियत पर माफिया डॉन वाला किरदार भारी पड़ता था। पुलिस के रिकॉर्ड्स के मुताबिक मुख्तार अंतरराज्यीय गिरोह IS 191 का सरगना था। मुख्तार पर कुल 65 केस दर्ज थे। सिर्फ यूपी ही नहीं, मुख्तार पर दिल्ली और पंजाब में भी केस दर्ज थे। मुख्तार पर पंजाब में 1, दिल्ली में 3 और 61 केस यूपी में दर्ज थे। मुख्तार के खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, रंगदारी, गैंगस्टर, NSA जैसे संगीन आरोप में केस दर्ज थे। मुख्तार पर दर्ज मामले कितने संगीन थे, उसे ऐसे समझा जा सकता है कि मुख्तार 2005 से लगातार जेल में बंद था। सवाल है कि आखिर इतने बड़े और रसूख वाले परिवार का कोई शख्स क्यों अपराध की दुनिया में आएगा। जब मुख्तार बड़ा हो रहा था, तब सियासत में उसके परिवार की तीसरी पीढ़ी ताकत में थी। दादा के अलावा उसके पिता भी कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे। इलाके में उनकी बड़ी इज्जत थी। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने कई बार कहा है कि जब वो विधायक बने थे तो मुख्तार अंसारी हाफ पैंट पहनकर फुटबॉल खेला करते थे। मतलब घर में ना तो पैसे की कमी थी, ना ही सियासी रुआब की। तो फिर आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से मुख्तार अंसारी को अपराध की दुनिया में कदम रखना पड़ा? जवाब है प्रवृत्ति। परिवार और रसूख पर भारी पड़ गई। मुख्तार अंसारी महज 15 साल के थे जब उन पर पहला केस दर्ज हुआ। उसके बाद अपराध की गिनती भी बढ़ती गई और पुलिस फाइलें भी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मुख्तार अंसारी का क्रिमिनल कुंडली उतनी ही पुरानी है जितना उनका सियासी उभार। मुख्तार पर पहला केस 1978 में दर्ज हुआ था। 1986 में मुख्तार पर हत्या का पहला केस दर्ज हुआ था। 1988 में सच्चिदानंद राय की हत्या में मुख्तार का नाम आया, जिसकी गूंज पूरे प्रदेश में हुई। तब मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या बड़ी सुर्खियां बनी थी। 1988 में ही आजमगढ़ के संजय प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह ने मुख्तार के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज कराया। 1990 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ डकैती और अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ। साल 1991 में अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार के खिलाफ केस दर्ज हुआ। ये मुख्तार की क्राइम कुंडली का शुरुआती अध्याय था। 1996 में जब मुख्तार पहली बार विधायक बना, तब तक वो पुलिस की फाइल में दुर्दांत अपराधी के तौर पर दर्ज हो चुका था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। चुनाव जीतने के बाद मुख्तार के अपराधों की लिस्ट बढ़ती गई और पुलिस रिकॉर्ड में मुख्तार के क्राइम की फाइल और मोटी होती गई। 26 फरवरी 1996 को गाजीपुर में ASP शंकर जायसवाल पर जानलेवा अटैक के केस में मुख्तार का नाम आया। 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला कारोबारी नंदकिशोर रुंगटा को अगवा करने का आरोप लगा। 29 नवंबर 2005 को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड, 2009 में ठेकेदार मन्ना सिंह हत्याकांड जैसे कई चर्चित केस में मुख्तार आरोपी था। जेल में रहते हुए मुख्तार के खिलाफ हत्या के 8 केस दर्ज हुए थे।
मुख्तार गैंग के खिलाफ यूपी पुलिस ने 161 से ज़्यादा केस दर्ज किए थे। इतना ही नहीं, मुख्तार गैंग के 164 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन एक समय था जब उत्तर प्रदेश में सिर्फ सरकारें बदलती थी, मुख्तार के जुर्म की हुकूमत नहीं। जुर्म की दुनिया में दशकों राज करने वाले मुख्तार को सजा ही नहीं होती थी। या तो गवाह मुकर जाते थे या फिर जान से चले जाते थे। लेकिन 2017 में यूपी में योगी सरकार के आने के बाद मुख्तार के गुनाहों का हिसाब शुरू हुआ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुख्तार को किसी भी मामले में पहली बार सजा 2022 में हुई। 21 सितंबर 2022 लखनऊ के जेलर को धमकाने के मामले में 7 साल की सजा। 23 सितंबर 2022 गैंगस्टर एक्ट में 5 साल की सजा। 15 दिसंबर 2022 एडिशनल एसपी पर हमले समेत 5 मामलों में 10 साल की सजा। 30 अप्रैल 2023 गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा। 5 जून 2023 अवधेश राय मर्डर केस में उम्र कैद की सजा। 13 मार्च 2024 वाराणसी कोर्ट से फर्जी शस्त्र लाइसेंस केस में आजीवन कारावास। जब कोई अपराधी माननीय हो जाए तो जिस कानून से उसे खतरा होता है, वही कानून उसकी हिफाजत में बॉडीगार्ड बनकर खड़ा हो जाता है। मुख्तार अंसारी पहली बार चुनाव लड़ने से पहले ही दुर्दांत अपराधी के तौर पर पुलिस की फाइलों में दर्ज था। 1996 में सियासी हैंडलूम से जब उसने अपने लिए खादी का कुर्ता पैजामा बनवाया, तब वो बेकाबू हो गया। विधायक बनने के बाद अपने जुर्रतों और जरायम के लिए उसने ना तो खादी का लिहाज रखा और ना ही खाकी को बख्शा। मुख्तार अंसारी के खौफ की शिकार तो वैसे कई ईमानदार पुलिस हुए, लेकिन यूपी पुलिस के डीएसपी शालिंद्र सिंह और उनके परिवार पर मुख्तार का जो कहर बरपा, वो बताता है कि उस समय की सरकारें भी मुख्तार के खौफ और प्रभाव में थी। सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था जहाँ कर्फ्यू लगा है, तो मैंने स्टैंड लिया उसके कि नहीं ये गलत है और ये हो, इसको जेल जाना होगा। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे। अब सवाल है, मुख्तार में ऐसा क्या था? वो 90 की दशक का सियासत का लाडला बना बैठा था। आखिर जिस उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, मतलब 403 विधायक चुने जाते हैं, उसमें एक विधायक इतना खास क्यों हो गया जिसके लिए पूरा सरकारी अमला एक पैर पर खड़ा हो जाता था? इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा सियासत में मुख्तार और मजबूरी दोनों को। मुख्तार ने गाजीपुर और मऊ को अपना सियासी केंद्र बनाया और खुद को मजबूत करने के लिए सामाजिक न्याय के नाम पर एक समीकरण तैयार किया। इस समीकरण को गाजीपुर में भूमिहार वर्सेस ऑल कास्ट का नाम दिया गया। जातिगत समीकरण की बात करें तो गाजीपुर में मुस्लिम 10%, यादव 20%, भूमिहार 10% के आसपास है, जबकि सबसे अधिक दलित 21% है। मऊ में 19% मुस्लिम और 21% दलित हैं। मऊ में राजभर और नोनिया जाति पिछड़े में सबसे मजबूत है, जबकि अगड़े में भूमिहारों की संख्या वहां सबसे ज्यादा है। जिले की सदर विधानसभा सीट पर मुसलमानों और दलितों का दबदबा है। यही वजह है कि मुख्तार पूरे जीवन इसी सीट से चुनाव लड़ा और जीता। अंसारी परिवार का लोकसभा की 4 और विधानसभा की करीब 1 दर्जन सीटों पर सीधा दबदबा है। लोकसभा की जिन सीटों पर अंसारी परिवार का वर्चस्व है, उनमें गाजीपुर, वाराणसी, घोसी और बलिया जैसी सीटें शामिल हैं। विधानसभा में मुख्तार परिवार का गाजीपुर की 4, मऊ की 2, बलिया की 2 और वाराणसी की 2 सीटों पर दबदबा रहा है। गाजीपुर से मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी 2 बार सांसद रह चुके हैं। इस बार विपक्षी गठबंधन से तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। चुनावी गणित में सीटों का ये प्रमेय सत्ता के बड़े बड़े सवाल चुटकियों में सुलझाने का दम रखता है। यूपी में जब गठबंधन की सरकारों का दौर चला तो विधानसभा की 10 सीटों का प्रभाव मुख्तार के लिए मोलभाव का बड़ा हथियार साबित हुआ। हालांकि 2017 में जब यूपी की जनता ने बीजेपी को अकेले बहुमत दिया तो उसका प्रभाव भी साफ कर दिया। दशकों तक अपराध की दुनिया पर राज करने वाले मुख्तार को पहली बार सजा भी हुई और उसके बाद सजाओं की फहरिस्त बढ़ती गई। कहते हैं बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। लग्जरी गाड़ियां और बड़े बड़े काफिलों के साथ चलने वाला मुख्तार अंसारी जब जेल से अस्पताल के लिए निकला तो काफिला तब भी उसके साथ था, लेकिन लग्जरी गाड़ियों की जगह पुलिस की गाड़ियां थी। हमेशा भीड़ से घिरे रहने वाला मुख्तार अपने आखिरी सफर में बिल्कुल तन्हा था।
पिछले कुछ दिनों से 63 वर्षीय मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब होने की खबरें आ रही थी। उसे आईसीयू में भर्ती भी कराया गया था, लेकिन गुरुवार रात मुख्तार अंसारी की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि वह दुनिया से विदा हो गया। अब पहले आप गुरुवार रात मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने से लेकर उसके अंतिम सांस तक की कहानी समझिए। जेल में बेहोशी की हालत में था मुख्तार। रात 8:25 पर मुख्तार को मेडिकल कॉलेज लाया गया। बेहोशी में था मुख्तार, उल्टी की शिकायत थी। रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में मुख्तार का इलाज चला। 9 डॉक्टरों की टीम मुख्तार के इलाज में लगी। इलाज के दौरान मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट। मौत से कुछ ही दिन पहले मुख्तार अंसारी के परिवार ने आरोप लगाया था कि जेल में मुख्तार को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। अब मुख्तार की मौत के बाद परिवार वही आरोप दोहरा रहा है। जिस तरह के घटनाक्रम में मुख्तार अंसारी को खत्म किया गया, रास्ते से हटाया गया, समय आएगा तो आप देखिएगा पूरी तरह से हमारे पास पुख्ता सबूत है कि उनको जहर दे करके मारा गया। उनसे मिलने का बहुत मुश्किल के बाद 5 मिनट का मौका दिया गया और 5 मिनट की मुलाकात में पहली बात उन्होंने कही, पहले से भी मालूम था और उस दिन भी पहली बात यही कही कि भैया ये जहर जो हमको खिला दिए हैं सब उसका असर इतना बढ़ता जा रहा है कि हम मूर्छित हो जा रहे हैं और मुझे बहुत बेचैनी है, मेरा पेट में इतनी गैसपन नहीं है और शरीर की शक्ति खत्म हो गई है। हालांकि मुख्तार अंसारी की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी हुई है उसमें मौत की वजह के 2 कारण दर्ज किए गए हैं। एक है शॉक और दूसरा है कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक। लेकिन लगातार उठ रहे सवालों पर यूपी सरकार ने मुख्तार की मौत की मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दे दिए हैं। जल्द ही जांच के बाद रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। मुख्तार अंसारी की तबीयत पिछले 3 दिनों में दूसरी बार बिगड़ी थी। मुख्तार के परिजन उनको स्लो पॉइजन देने का आरोप लगाते आए हैं। इन आरोपों का अतीत भी है और आंकड़े भी। 18 मार्च को मुख्तार की तबीयत बिगड़ी थी, अस्पताल लाया गया था। डॉक्टरों ने कहा था मुख्तार के पेट की आंतों की सक्रियता काफी कम हो गई है। डॉक्टरों के मुताबिक मुख्तार चिप्स, कुरकुरे और फल खाने का शौकीन था। इसी खाने से हालत बिगड़ी थी। शाम को रोजा खोलने में अधिक खा लेने से पेट दर्द और कब्ज की शिकायत हुई थी। इलाज के बाद डॉक्टरों ने मुख्तार को वापस जेल भेज दिया था। मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने के बाद बीते दिनों बांदा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। फिर तबीयत ठीक होने के बाद जेल भेज दिया गया था। फिर बृहस्पतिवार रात दोबारा मुख्तार की तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद मुख्तार कभी उठ नहीं सका। मुख्तार को पहले भी हार्ट अटैक आ चुका है। तब वो पंजाब की जेल में बंद था। क्या था पूरा मामला, ये भी समझिए। 2018 में पंजाब जेल में आ चुका था हार्ट अटैक। मुख्तार के साथ उनकी पत्नी को भी हार्ट अटैक आया था। देखिए, अभिरक्षा में, न्यायिक अभिरक्षा में किसी की भी मृत्यु अगर होती है तो ये एक गंभीर विषय है और उसके बारे में एक प्रक्रिया बनी हुई है। प्रक्रिया ये है कि उसके बारे में मैजिस्ट्रियल जांच होगी, विधिवत इंक्वायरी होगी और उसके बारे में आख्यान न्यायालय को भी प्रस्तुत की जाएगी कि जब मुख्तार अंसारी पंजाब से उत्तर प्रदेश लाए गए थे तब भी वहां पर बहुत ज्यादा उनकी रुग्ण अवस्था थी उनकी, और बड़े बड़े अधिवक्ताओं ने माननीय न्यायालय को भी अवगत कराया था कि मुख्तार अंसारी की तबीयत अच्छी नहीं है बल्कि बहुत खराब है और उन्हें निरंतर मेडिकल चिकित्सा की और इंटरवेंशन की जरूरत है। उत्तर प्रदेश लाए गए, अच्छे से अच्छी चिकित्सा दी गई। जो चिकित्सा टीम थी, बताए जाते हैं इसमें 9 डॉक्टर्स थे, निरंतर उनका मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहते थे। अच्छी से अच्छी चिकित्सा व्यवस्था दी गई। ये अब दुर्भाग्यपूर्ण है कि बावजूद सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा के मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा, जैसा कि बताया जाता है, और उससे उनकी मृत्यु हो गई। मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई है और मजिस्ट्रेट की जांच भी चल रही है। लेकिन सियासत में एक मौत मौका बन जाती है, क्रिमिनल केस कसीदों में बदल जाता है, जुर्म और जुर्रत जज्बातों में बदल जाती है, क्योंकि सियासत में जिंदगी से बढ़कर जन्नत होता है। चुनावी जंग में समझदारी से ज्यादा सहानुभूति को महत्व दिया जाता है। जिस मुख्तार अंसारी की मौत पर विपक्ष एकजुट हो गया है वो कोई मसीहा नहीं, माफिया था। लेकिन उसकी वोट की वसीहत पर अब अपना हक जमाने के लिए होड़ लग रही है। देखिए, इनकी मौत संदेह के घेरे में है, तो देखिए न्यायालय को इसमें स्वयं
रुचि लेना चाहिए। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। जो उनकी हार्ट अटैक की डेथ हुई है, ये जांच का विषय है। उसकी गहन रूप से जांच जरूर होनी चाहिए कि जिन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई है वो संदेहास्पद व्यक्ति है। मुख्तार की मौत पर सवालों की सियासत हो रही है। आखिर एक अपराधी जिस पर लगभग 65 मुकदमे दर्ज थे, जिनमें से 7 मामलों में वो सजा काट रहा था, उसके प्रति किस बात की हमदर्दी? सवाल यही खड़ा हो रहा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक तरफ माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की ये क्राइम कुंडली है और दूसरी तरफ विपक्ष का हंगामा। मतलब इशारा साफ है, लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं और मुख्तार की मौत पर आंसू वोटों के लिए अच्छे हैं। माफिया मुख्तार पर यूपी की सरकारें कैसे मेहरबान रहती थीं, ये किसी से छिपा नहीं है कि इस परिवार से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे और ये परिवार शायद आज़ादी की लड़ाई में भी इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। तो देखिए, इनकी मौत संदेह के घेरे में है। तो देखिए, न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। सपा हो बसपा हो, जब जब इनकी सरकार रही, मुख्तार की मौज रही, लेकिन कभी मुख्तार के माफियागिरी का शिकार रही कांग्रेस भी वोट बैंक साधने के फिराक में आज मुख्तार की मौत पर सरकार से सवाल खड़े कर रही है। जिस तरीके से आरोपी मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई है, वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं। इससे पहले एक आरोपी मुन्ना बजरंगी जेल में ठोक दिया जाता, तमाम आरोपी अस्पताल जाते वक्त हत्यारे अपराधी उनको खुलेआम मार के चले जाते। कोई अपराधी कचहरी में कत्ल करता है और मार दिया जाता है। क्या ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है? इस तरीके से शासन प्रशासन चलेगा? इस तरीके से जेलें चलेंगी? ये कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत हैं जो मुख्तार की मौत पर यूपी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नेताजी शायद भूल गए हैं कि उनकी ही पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के भाई अवधेश राय को 30 साल पहले मुख्तार अंसारी ने ही मौत के घाट उतार दिया था और उस हत्या का चश्मदीद भी कोई और नहीं बल्कि खुद अजय राय ही थे। अब जब अजय राय मुख्तार की मौत पर बोले तो क्या बोले, आप भी सुनिए। हमारी हिंदू धार्मिक संस्कृति है, जो चला गया उसके बारे में कोई भी टिप्पणी करना या कोई बात करना, मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं होता। पर निश्चित तौर से जो उन्होंने जिस तरीके के चीज़ों के सामने आई, न्यायपालिका ने हम सबको न्याय दिया, हम सबके साथ न्यायपालिका ने जस्टिस किया, वो न्यायपालिका निश्चित, मैं आभारी हूँ न्यायपालिका का कि जिन्होंने उनको हमारे भाई की हत्या में आजीवन कारावास दिया और न्यायपालिका से हम लोगों को उम्मीद थी वो हम सबको न्याय मिला। उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध का बड़ा चेहरा था मुख्तार अंसारी। अब मुख्तार अंसारी के मौत के बाद उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में शांति की कोशिशों को और मजबूती मिलेगी। रही बात सियासत की, तो उसके लिए मुख्तार अंसारी के नाम का जिंदा रहना ही फायदेमंद है। तो मुख्तार अंसारी की मौत पर सियासत लगातार जारी है, लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आतंक का जो एक लंबा युग था पूर्वांचल में, उसका अंत हो गया है। आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।